तो यहां पे लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था अकाउंट में बैलेंस कौन सा आता है, जो साइड ज्यादा वो बैलेंस, राइट। मतलब आपके पास कैश 50,000 की आती है, कैश रियल अकाउंट है, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश 20,000 की जाती है, तो आपके कितने बचे बैलेंस, 30,000 बचा है। बैलेंस कितना बचा है, 30,000। वो कौन से साइड से बाकी है, कौन सी साइड से बाकी है, फटाफट बता दो, ये कौन से साइड से बाकी है। तो बाकी है डेबिट साइड से। कौन सी साइड से बाकी है, डेबिट साइड से, डेबिट साइड से। तो ये डेबिट बैलेंस है। लेकिन निकालते वक्त हम कैसे निकालते हैं, 50,000 जो टोटल हायर है वो दोनों साइड पे लिखते हैं और उसमें से लोअर टोटल माइनस करते हैं 20,000, तो आता है कितना, 30,000 डिफरेंस। और वो डिफरेंस बाद में हम डेबिट साइड पे लेते हैं या सही साइड पे लेते हैं जो उसका एक्चुअल बैलेंस है, ये हमने पढ़ा था। उसके बाद में कुछ ट्रांजैक्शंस लिए थे, वो ट्रांजैक्शन की एंट्रीज की थी और एंट्रीज करने के बाद में उसके अकाउंट्स भी बनवाए थे, याद है ना। देखो ये कैश अकाउंट बनवाया, कैश में डेबिट साइड पे 1 लाख दिख रहा है, क्रेडिट साइड पे कितने कैश गई, 60,000 दिख रहा है, तो बैलेंस कितना आ गया, 40,000। बैलेंस कितना आया, 40,000 आया था और वो फिर से मैंने डेबिट साइड पे ले लिया, क्यों, क्योंकि ये एक्चुअली बैलेंस कौन सा है, डेबिट बैलेंस है। कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है। कैपिटल अकाउंट का अगर आपने देखा, कैपिटल अकाउंट में भी आप देखते हो तो कैपिटल अकाउंट को बैलेंस कितना आया, सब लोग ध्यान देना, कैपिटल अकाउंट को कितना आया, 1 लाख का क्रेडिट बैलेंस आया, क्योंकि कैपिटल अकाउंट की कौन सी साइड हायर है, क्रेडिट साइड, 1 लाख। बाद में मशीनरी अकाउंट को कौन सा बैलेंस आया, मशीनरी अकाउंट को बैलेंस आया डेबिट बैलेंस, क्योंकि क्रेडिट साइड पे कुछ भी एंट्रीज नहीं थी तो डेबिट साइड ज्यादा थी तो डेबिट बैलेंस आ गया। रेंट को कितना, कौन सा आ गया, डेबिट बैलेंस 5,000 और सैलरी को आ गया 5,000 डेबिट बैलेंस। तो उस हिसाब से मैंने आपको बताए थे बैलेंसेस या तो डेबिट होंगे या फिर क्रेडिट होंगे। तो डेबिट बैलेंस रियल अकाउंट में आता है, इसका मतलब एसेट है। रियल अकाउंट ऑलवेज शो डेबिट बैलेंस, वहां पे लिख देना लगता है, लिखा है ऑलवेज शोज डेबिट बैलेंस, क्योंकि जो आया उससे ज्यादा हम दे नहीं सकते। कैश 1 लाख आया तो 1 लाख से ज्यादा कैश दे सकते क्या, अपने पास 1 लाख ही कैश है, डेबिट साइड पे 1 लाख ही कैश दिख रही है, तो 1 लाख से ज्यादा कैश दे सकते हैं, नहीं दे सकते। इस वजह से डेबिट साइड हमेशा ज्यादा होती है रियल अकाउंट में। मेरे पास मशीनरी 10 लाख की आ गई तो मैं कितने की मशीनरी दे सकता हूं, 10 लाख की दे सकता हूं ना मैक्सिमम, या 10 लाख में 10 मशीन है तो उसमें से 2 मशीन निकाल के 2 लाख की दे सकते हैं हम, बट 10 लाख से ज्यादा की मशीन दे नहीं सकते। मतलब मेरे पास जो नहीं है वो कैसे दे सकता हूं मैं, मेरे पास अगर कैश 1 लाख की है तो मैं 2 लाख की कैश कैसे दे सकता हूं। अब लोग इस बाहर से लेके दे सकते हो ना, किसी से ले लो उधार। अगर मैं उधार लेता हूं तो फिर से कैश अकाउंट में डेबिट साइड पे 1 लाख आ जाएगा ना, मुझे 2 लाख देने किसी को, मेरे पास 1 लाख है, मुझे और 1 लाख की जरूरत है, मैंने किसी से 1 लाख ले लिया, 1 लाख ले लिए, तो क्या होगा, कैश अकाउंट में डेबिट हो जाएगा 1 लाख का, कैश अकाउंट में डेबिट हो जाएगा 1 लाख का। इस तरह से क्या होगा, कैश अकाउंट का डेबिट साइड 2 लाख बन जाएगा, तब जाके आप 2 लाख पे कर सकते हो। समझाइए, कैश अकाउंट में 2 लाख का इफेक्ट आएगा, आगे जाके हम 2 लाख का पेमेंट कर सकते हैं। 1 लाख है, 1 लाख ले लो तो आप कैश अकाउंट में डेबिट कर दोगे कि 1 लाख आ गया, तो ऐसे केस में कैश अकाउंट में दिखाई देगा 2 लाख, तो पेमेंट हो जाएगा 2 लाख, राइट। तो हाँ, आगे नॉमिनल अकाउंट से आपको क्या मिल सकता है, एक्सपेंसेस या लॉसेस। नॉमिनल अकाउंट को डेबिट बैलेंस है मतलब वो एक्सपेंसेस है, नॉमिनल अकाउंट को डेबिट बैलेंस है इसका मतलब वो एक्सपेंसेस है। पर्सनल अकाउंट को डेबिट बैलेंस है मतलब उसका मतलब ये है, ये एसेट है। बाद में क्रेडिट बैलेंस हो, नॉमिनल अकाउंट को क्रेडिट बैलेंस है मतलब ये इनकम है। पर्सनल अकाउंट को अगर डेबिट बैलेंस है तो इसका मतलब क्या है, ये लायबिलिटी है। मैं दूसरे तरीके से बोलूं तो यहां पे मैं लिख सकता हूं, ध्यान दो, ध्यान दो, 4 चीजें हैं एसेट, 4 एलिमेंट्स होते हैं मेनली, एसेट्स, लाइबिलिटीज, इनकम एंड एक्सपेंस। एसेट कहां से मिलती है, एसेट हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, आइदर फ्रॉम लिख लेना। कौन से अकाउंट से मिलती है आप बता देना, आपको याद है ना, कौन से अकाउंट से मिलती है एसेट, आइदर फ्रॉम। एसेट को डेबिट बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस ही होता है एसेट को, एसेट को डेबिट बैलेंस होता है आइदर फ्रॉम रियल अकाउंट, ये कहां से आ सकता है, और पर्सनल अकाउंट। रियल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट। लाइबिलिटीज को कौन सा बैलेंस होता है, हमेशा क्रेडिट बैलेंस। क्यों, क्योंकि लाइबिलिटी ये पर्सनल अकाउंट है और मेरे ऊपर लाइबिलिटी कब आएगी, जब मैं किसी से कुछ लूंगा, इसका मतलब समवन इज गिवर, जो गिवर है उसको क्रेडिट मिल जाएगा, करेक्ट है। सो आइदर फ्रॉम, आइदर नहीं, एक ही, ओनली पर्सनल अकाउंट, फ्रॉम ओनली पर्सनल अकाउंट। ये कहां से आता है, फ्रॉम ओनली पर्सनल अकाउंट।
फ्रॉम ओनली पर्सनल अकाउंट। इनकम, इनकम का कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस। इनकम कहां से आता है? फ्रॉम ओनली क्या? नॉमिनल अकाउंट। एंड एक्सपेंसेस को कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस होता है। कहां से आता है? फ्रॉम ओनली नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। डन। तो ये याद रखना कौन से अकाउंट से आपको क्या मिलता है। रियल और पर्सनल अकाउंट से आपको एसेट मिल सकती है अगर उसको डेबिट बैलेंस है तो। रियल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट को डेबिट बैलेंस है, एसेट है। रियल और पर्सनल अकाउंट को डेबिट बैलेंस है, एसेट है। नॉमिनल अकाउंट तो छोड़ ही दो, नॉमिनल अकाउंट डेबिट बैलेंस एक्सपेंसेस है, क्रेडिट बैलेंस इनकम है। क्लियर? तो रियल एंड पर्सनल अकाउंट को डेबिट बैलेंस है, ये क्या है? एसेट है। बाद में लाइबिलिटीज कहां से आती है? पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट को अगर क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस मतलब क्या? समवन इज गिवर, और कोई हमें कुछ देता है, जितना हमने दिया उससे ज्यादा वो हमें देता है, तो हमें वो पैसे वापस करने हैं ना, तो इस वजह से ही इज गिवर, तो उसको क्रेडिट देना चाहिए, तो क्रेडिट देना चाहिए, क्रेडिट बैलेंस वहां पे आ जाएगा। इनकम और एक्सपेंसेस कहां से आते हैं? नॉमिनल अकाउंट से। नॉमिनल अकाउंट को अगर डेबिट बैलेंस आ गया तो ये एक्सपेंसेस है, और नॉमिनल अकाउंट को क्रेडिट बैलेंस आया तो वो इनकम है। अभी मैं आपको शॉर्टकट बताता हूं एंट्रीज करने का, एंट्रीज करने का शॉर्टकट। शॉर्टकट ये आपको हमेशा यूजफुल रहने वाला है, याद रखना। शॉर्टकट फॉर एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज करने के लिए थोड़ा सा हम शॉर्टकट में जाने वाले। शॉर्टकट में कौन से टाइप के अकाउंट है? 4 टाइप के अकाउंट से मेनली। पहला एसेट, लाइबिलिटी, इनकम, एक्सपेंसेस। बराबर? मतलब मैं यहां पे लिखता हूं 4 टाइप के अकाउंट है। वन इज एसेट अकाउंट, एसेट अकाउंट्स, वन इज एसेट अकाउंट्स। दूसरा लाइबिलिटीज अकाउंट, ये लिख लेना। ये शॉर्टकट हमेशा यूज करना है, इससे आपका टाइम बहुत बचेगा एंट्रीज पास करते वक्त। एसेट अकाउंट, लाइबिलिटीज अकाउंट, एक्सपेंसेस अकाउंट एंड इनकम अकाउंट, एंड इनकम अकाउंट। ये 4 टाइप के अकाउंट्स होते हैं। एसेट क्या होता है? ऐसी चीज जो हमने ली है और जिसका बेनिफिट फ्यूचर में मिलने वाला है। थिंग्स विच गिव्स बेनिफिट इन फ्यूचर, ऐसी चीजें जिससे आपको फ्यूचर में फायदा मिलेगा, उसे हम एसेट बोलते हैं। जैसे कि एसेट में क्या क्या आ सकता है? एसेट में आपको मिल सकता है मशीन, बराबर? बाद में और क्या मिल सकता है? बिल्डिंग। ये चीज आपने परचेस की, व्हीकल, गोल्ड, तो आपको फ्यूचर में फायदा मिलता है। 2 साल बाद, 3 साल बाद भी आप उससे फायदा, यूज करके फायदा या बेच के फायदा आप ले सकते हो। क्लियर? बाद में डेटर्स, डेटर्स को हमने उधारी पे गुड्स सेल किए तो अगले साल पैसे देने वाले, मतलब बेनिफिट कब मिलने वाला है? अगले साल, तो वो भी एसेट है। तो एसेट अकाउंट कहां से आए थे? रियल और पर्सनल, रियल और पर्सनल। अभी अब देखो रियल अकाउंट क्या कहता है, मुझे बताना रूल क्या है रियल अकाउंट का। मैं शॉर्टकट बताने वाला हूं। रियल अकाउंट का रूल क्या है? रियल अकाउंट का रूल क्या है? एसेट बढ़ती है तो, बोलो, एसेट बढ़ती है तो डेबिट, एसेट बढ़ती है तो डेबिट। जब क्यों? क्योंकि डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन। रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन। अगर एसेट आती है तो डेबिट दे दो। मतलब मेरे पास कैश आएगी, कैश आएगी तो कैश बढ़ेगी या कम होगी? बोलो, कैश आएगी तो कैश बढ़ेगी या कम होगी? सभी लोग बोल देना। मेरे पास कैश आ गई, कैश सेल करके, या किसी के पास है, डेटर्स के पास से मेरे पास कैश आ गई, उससे कैश बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ जाएगी ना। कैश क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। कैश बढ़ती है तो हम क्या कहते हैं? डेबिट व्हाट कम्स इन। कैश आती है तो हम कहते हैं डेबिट व्हाट कम्स इन। मशीन आती है तो हम कहते हैं डेबिट व्हाट कम्स इन। व्हीकल आती है, रियल अकाउंट है, डेबिट व्हाट कम्स इन। बराबर? गोल्ड, डेबिट व्हाट कम्स इन। मतलब जब भी ये एसेट बढ़ रही है तो हम डेबिट दे रहे। समझा क्या? जब भी एसेट बढ़ रही है तो हम क्या दे रहे? डेबिट दे रहे। तो याद रखना, एसेट जब भी बढ़ती, कोई भी एसेट हो तो डेबिट देना है। एसेट जब भी बढ़ती है तो डेबिट देना है, एसेट जब भी बढ़ती है तब डेबिट देना है। एसेट जब भी बढ़ती है डेबिट देना, ये शॉर्टकट है। अब एंट्रीज में आप डेबिट क्रेडिट सोचोगे, इट विल टेक टाइम, बट आपको इतना याद हो, एसेट बढ़ती है तो डेबिट, एसेट कम होती है तो, मतलब अब ये कैश जा रही, कैश आपको पे, आप किसी को पे करते हो, कैश जा रही है, तो ऐसे किस में क्या होगा? क्रेडिट व्हाट गोज आउट, या मशीन बेच दी
तो मशीन जा रही, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, इससे क्या हो गया, मशीन कैश क्या हो जाएगी, बढ़ेगी कम होगी, कम होगी। तो इस वजह से जब भी कैश जाती है या एसेट जाती है तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट क्या हो जाएगा, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट क्या हो जाएगा, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आगे आगे याद रखना, एसेट बढ़ती है तो डेबिट व्हाट कम्स इन, एसेट, एसेट को हम डेबिट देंगे, और एसेट जाती है कम हो जाती है तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो हम क्रेडिट देंगे। तो लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज का क्या होगा फिर, ये समझा क्या, और एसेट को, एसेट हैज डेबिट बैलेंस, अल्टीमेटली डेबिट बैलेंस आता है, ये भी लिख देना। लाइबिलिटी, लाइबिलिटी का क्या होता है, लाइबिलिटी मतलब क्या, ये पर्सनल अकाउंट है, समवन इज गिवर, मैंने बैंक से लोन ले लिया, मैंने बैंक से लोन ले लिया, मेरे पास कैश आ जाएगी, मेरे पास कैश आ जाएगी तो एसेट बढ़ जाएगी, एसेट को मैं डेबिट देता हूं, बट मेरे ऊपर लाइबिलिटी भी बढ़ रही है, मतलब बैंक इज गिवर, लोन क्यों बढ़ा, लाइबिलिटी क्यों बढ़ी, क्योंकि समवन इज गिवर। तो इस वजह से मैंने क्या करना चाहिए, ये जो लाइबिलिटी अकाउंट है, लोन अकाउंट है, बैंक लोन अकाउंट है, ये बैंक लोन अकाउंट, ये रिप्रेजेंट पर्सनल अकाउंट है, ये पर्सन को रिप्रेजेंट करता है लोन अकाउंट, बराबर। तो जिसने हमें पैसे दिए उसको हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं ना, तो क्रेडिट द गिवर, रूल क्या है, क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो जब हमें पैसे मिल रहे हैं बैंक लोन के तो मैं क्या करता हूं, क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द गिवर। तो इस वजह से यहां पे मैं क्या करता हूं, यहां पे मैं लाइबिलिटीज को, जब भी लाइबिलिटी बढ़ती है क्रेडिट देता हूं, बिकॉज समवन इज गिवर, मेरे ऊपर लाइबिलिटी क्यों बढ़ी, क्योंकि किसी ने कुछ दिया है, मैंने उधारी पे गुड्स लिए, तो क्या होता है, उधारी पे गुड्स लिए, गुड्स आ गए, बराबर, एंड समवन इज गिवर, सप्लाई, सप्लाई इज गिवर, तो सप्लाई को मैं क्रेडिट करता हूं, क्रेडिट द गिवर। ये सप्लाई अभी क्या बन गया, मेरी लाइबिलिटी बन गया, क्योंकि इसके पैसे देने बाकी है, इस वजह से जब भी लाइबिलिटी बढ़ती है तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट देते हैं, जब भी लाइबिलिटी बढ़ती कम होती क्रेडिट देते हैं। और जब हम सप्लाई को पैसे वापस करेंगे हम क्या बोलेंगे, सप्लाई इज रिसीवर, तो डेबिट द रिसीवर, समझा, डेबिट द रिसीवर। लाइबिलिटीज में लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट, कम होती है तो डेबिट। देखो अभी तक मैंने क्या बताया, एसेट बढ़ती है तो डेबिट, कम होती है तो क्रेडिट, लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट, कम होती है तो डेबिट। याद रहेगा, सभी लोग बोलो। एसेट बढ़ती है तो डेबिट। अब थोड़ा सा पीछे लेके देख लो, लगता है तो थोड़ा सा पीछे लेके थोड़ा सा फास्ट देख लो, आपका जो मिस हो गया है वो कंप्लीट हो जाएगा, जो पॉइंट आपका मिस हो गया है वो इमीडिएटली पीछे लेके देख सकते हो ना आप, उसे पीछे लेने का ऑप्शन भी होता है। मैंने आपको लॉजिकली बताया कि एसेट बढ़ती है तो डेबिट क्यों, और एसेट कम होती है तो क्रेडिट क्यों, ये समझा क्या, लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट क्यों, कम होती है तो डेबिट क्यों, ये मैंने आपको समझा दिया। जैसे कि सर आपने रियल अकाउंट का बता दिया, एसेट आते हैं तो डेबिट दे दो, इस वजह से डेबिट दे दिया, एसेट बढ़ जाती है तो। और पर्सनल अकाउंट का भी सर बता दो, जैसे डेटर्स है, डेटर्स कौन होते हैं, जिनको उधारी पे गुड्स सेल किया, जिनको उधारी पे गुड्स सेल किया है, तो डेटर्स क्या है, या कस्टमर क्या होते हैं, रिसीवर होते हैं, कौन होते हैं, रिसीवर, कस्टमर्स होते हैं रिसीवर, बराबर। तो हम जब उधारी पे गुड्स सेल करते हैं तो हम कस्टमर को डेबिट देते हैं, डेबिट द रिसीवर, इसका मतलब वो अपने डेटर्स बन जाएंगे। डेटर्स का मतलब ये होता है जिनको उधारी पे गुड्स सेल किया, वो कस्टमर जिनको उधारी पे गुड्स सेल किए, तो हम जब उनको गुड्स उधारी पे बेचते हैं तो हम कहते हैं वो डेबिट द रिसीवर, रिसीवर, तो हम डेबिट देते हैं, इसका मतलब क्या हो गया, डेटर्स बढ़ रहा है। वंस अगेन डेबिट की वजह से एसेट बढ़ता है, भले वो पर्सनल अकाउंट हो या रियल अकाउंट हो। और जब हमें उनसे पैसे मिले, जब हमें उनसे पैसे मिले, जब हमें उनसे पैसे मिले तो डेटर्स क्या है या कस्टमर क्या है, गिवर है, कस्टमर क्या है, गिवर है। तो उस केस में क्या है, क्रेडिट द गिवर, ये वर्ड यूज किया जाएगा। और उसकी वजह से उन्होंने पैसे दे दिए तो अपनी एसेट कम हो जाएगी, क्योंकि पैसे वापस आ रहे ना, पहले जो 10 लाख मिलने वाले थे उसमें से 5 लाख आ गए, तो अभी डेटर्स कितने बचे, 5 लाख, एसेट कितनी बची, 5 लाख, पहले 10 लाख थी, तो यहां पे हम क्रेडिट दे देते हैं। डन, आगे डन, यहां तक कोई डाउट है, तो एसेट बढ़ जाती है डेबिट, एसेट कम हो जाती है क्रेडिट, लाइबिलिटी बढ़ जाती है क्रेडिट, एसेट कम हो जाती है, सॉरी लाइबिलिटी कम हो जाती है डेबिट। एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस को क्यों, कौन सा अकाउंट है, ये हमेशा ऑलवेज पर्सनल अकाउंट ऊपर का, ऑलवेज पर्सनल अकाउंट। और कौन सा बैलेंस आता है, क्रेडिट बैलेंस, कौन सा बैलेंस आता है, क्रेडिट बैलेंस। एक्सपेंसेस में क्या होगा, इन केस ऑफ एक्सपेंसेस बोलो,
डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, मतलब जब भी खर्चा बढ़ता है, जब भी खर्चा होता है तो हम डेबिट देते हैं, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस। तो एक्सपेंसेस बढ़ते हैं तो डेबिट देना है। बट कभी कभी गलती से एक्सपेंसेस लिखे गए डेबिट साइड पे और उससे कैंसिल करना है, रिवर्स करना है, कम करना है, तो ऐसे कि इसमें हम क्रेडिट कर देते हैं। रूल के हिसाब से चल रहा है नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, ये भी कौन सा है, इनकम, नॉमिनल अकाउंट। इनकम के केस में क्या होगा, क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम, मतलब जब भी इनकम होता है या इनकम बढ़ता है आप क्या करते हो, क्रेडिट देते हो। आप क्या करते हो, क्रेडिट देते हो। बराबर, इनकम बढ़ गया क्रेडिट दोगे, और उसे रिवर्स करना है, कैंसिल करना है, कम करना है, तो ऐसे केस में डेबिट दे दोगे। उल्टा इफेक्ट, रिवर्स साइड पे इफेक्ट दे दोगे। आपको ये तो बात पता है कि जब हम यहां पे 50 लाख लिखते, 50,000 लिखते हैं और आपने मान लो 10,000 डेबिट साइड पे लिखा, उससे क्या होता है, 50,000 से एट द एंड बैलेंस निकालते वक्त 10,000 माइनस हो जाएंगे। तो आपको कभी कोई एंट्री रिवर्स करनी हो तो उस अकाउंट के अपोजिट साइड पे जाके लिख दो, जिसकी वजह से एट द एंड ऑफ कैलकुलेशन, ओके, एट द एंड आप क्या करो, वो अमाउंट माइनस कर सको या वो माइनस हो जाए। तो इस 50,000 में गलती से 10,000 लिख दिया, गलती से 10,000 इंक्लूड कर दिया, जो कि नहीं करना चाहिए था। तो आप क्या कर सकते हो, करेक्शन करते वक्त डेबिट साइड पे क्या कर सकते हो, 10,000 लिख दो। उससे क्या होगा, जब टोटल लेते हो, ये 50,000 10,000 लिखना मत, मैं समझा रहा हूं, इसके लिए मैंने लिखा है। तो यहां पे आप क्या करोगे, 50,000 की जो हायर टोटल है वो लोगे 50,000, डेबिट साइड पे वही लिखोगे, और टू बैलेंस ये लिखना मत, कैट डाउन कितना लिख दोगे, 40,000, 40,000, 40,000। बराबर, मतलब अल्टीमेटली 40,000 का इफेक्ट देना चाहिए, तब आपने गलती से 50 का दे दिया, तो ऊपर की जो 10,000 है ना वो अपोजिट साइड पे डाल दो, ऑटोमेटिकली एट द एंड बैलेंस कैलकुलेट करते वक्त वो क्या हो जाएंगे, रिवर्स हो जाएंगे। वो क्या हो जाएंगे, रिवर्स हो जाएंगे। वो क्या हो जाएंगे, रिवर्स हो जाएंगे। समझाइए, इसको ऑलवेज डेबिट बैलेंस, एक्सपेंसेस को और इनकम को एक बार पढ़ लेना। हम्म, डन। तो कोई डाउट है यहां तक। डन, चलिए। तो अभी रूल याद रखना, एसेट बढ़ती है, फटाफट बता देना, एसेट बढ़ती है डेबिट, एसेट कम होती है तो क्रेडिट, लाइबिलिटी बढ़ती है क्रेडिट, लाइबिलिटी कम होती है डेबिट, एक्सपेंसेस बढ़ते हैं डेबिट, इनकम बढ़ता है क्रेडिट, याद आएगा। चलो फटाफट बताओ, एसेट बढ़ती है क्या, डेबिट, एसेट कम होती है क्रेडिट, लाइबिलिटी बढ़ती है क्रेडिट, लाइबिलिटी कम होती है डेबिट, एक्सपेंसेस बढ़ते हैं डेबिट, लाइबिलिटी सॉरी इनकम बढ़ता है क्रेडिट। क्लियर। तो उसके लिए आप क्या बोलोगे, उसके लिए आप क्या बोलोगे, मतलब एक थोड़ा सा रैप अगर हम बनाते हैं, रैप यो 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 ये टाइप का रैप अगर बनाते हैं, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, रैप बनाते हैं, ठीक है, एसेट अगर बढ़ जाए, लाइबिलिटी अगर कम हो जाए, बोलो डेबिट, बोलो डेबिट। शुरू में मतलब क्या है कि एकदम स्टाइल में बोलना है, क्या बोलना है, एसेट अगर बढ़ जाए, लाइबिलिटी अगर कम हो जाए, बोलो डेबिट, बोलो डेबिट। एसेट अगर कम हो जाए, लाइबिलिटी अगर बढ़ जाए, बोलो क्रेडिट, बोलो क्रेडिट, याद आएगा। बोलो चलो, अब भी बोलो, जहां पे बैठे हो वहां पे एकदम प्यार से बोलना है। एसेट अगर बढ़ जाए, लाइबिलिटी अगर कम हो जाए, बोलो डेबिट, बोलो डेबिट। लाइबिलिटी अगर कम हो जाए, उल्टा बोल दिया ना, एसेट अगर बढ़ जाए तो बोलो डेबिट, बोलो डेबिट। समझ में आना चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हाँ। हम्म,
तो क्या है अपना, इसके ऊपर गाना बन सकता है, एसेट अगर बढ़ जाए, लाइबिलिटी अगर कम हो जाए, लाइबिलिटी अगर कम हो जाए, बोलो डेबिट लाइबिलिटी अगर एसेट अगर कम हो जाए, लाइबिलिटी अगर बढ़ जाए, मैं तो ये मतलब क्या है कि जब स्टूडेंट फेस टू फेस होता है, ये गाने के लिए बोलता हूँ मैं, जोर जोर से हमारा चलता है क्या, एसेट अगर बढ़ जाए लाइबिलिटी अगर कम हो जाए, बोलो डेबिट, बोलो डेबिट, एसेट अगर कम हो जाए लाइबिलिटी अगर बढ़ जाए, बोलो क्रेडिट, बोलो क्रेडिट। इस तरह से वहां पे कंटिन्यूसली चलता रहता है। हाँ बोलो क्रेडिट अच्छा लगता है प्यार से, मतलब एकदम सुर में, बोलो क्रेडिट, बोलो क्रेडिट। मैं कंपल्सरी करता हूँ ये चिल्लाना, क्योंकि ये दिमाग में बैठ जाता है। मतलब आप रात में भी वहाँ पे ऐसे नींद में सो रहे हो, ऐसे मस्त वहाँ पे नींद चल रही है और दिमाग में चल रहा है, बोलो डेबिट, बोलो डेबिट, बोलो डेबिट, बोलो डेबिट, बोलो क्रेडिट, बोलो क्रेडिट। मतलब ये दिमाग में बैठ जाना चाहिए ऐसे। एसेट अगर बढ़ जाए लाइबिलिटी अगर कम हो जाए, बोलो डेबिट, बोलो डेबिट। आपके साथ ऐसा होता है कि नहीं, कभी कभी आप सो रहे हो और दिमाग में कोई गाना चल रहा है, ऐसा होता है कि नहीं? मतलब मेरे साथ होता है। सर आप गाने पे इमेजिन क्या करते हैं वो भी बता दो। नहीं वो नहीं, हाँ वो नहीं बताना है, वो तो मेरे हाथ में नहीं, वो जो भी चलता है गाने के अंदर। मतलब उसी बात ऐसा होता है ना, गाना जब चल रहा है आप वो एक्ट्रेस या वो एक्टर वही है, बट आप वहां पे जो सामने वाला पर्सन है उसे रिप्लेस करके खुद को एज्यूम कर लेते हो हम वहां पे नाच रहे हैं। ऐसा होता होता होगा आप लोगों के साथ, मेरे साथ नहीं होता है, लेकिन आपके एज में होता होगा। और नहीं होता तो कुछ प्रॉब्लम है, मुझे लगता है डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ऐसा होना चाहिए इस एज में पापा से डांट खा रहे और मन में डेविड क्रेडिट चल रहा ये मेरे दो अनमोल रतन, एक डेबिट एक क्रेडिट। हाँ इस एज में होता है, आपका दोष नहीं, आपके एज का दोष है, दोष तुमचा नहीं, दोष तुमच्या वयाचा है। होता है सही एज में, सभी हार्मोन्स हिल जाता है, केमिकल लोचा हो जाता है, बराबर ना? तो इस वजह से ऐसा कुछ होना एक्सपेक्टेड है, कोई अलग बात नहीं है। चलो ये याद रहेगा। अभी आप देखो, इससे आपकी लाइफ बहुत सिंपल हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल सिंपल हो जाएगी। कैसे सिंपल हो जाएगी लाइफ, कैसे सिंपल हो जाएगी? सिंपल कैसे हो जाएगी? जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको बोला गया एसेट के ऊपर डिप्रिसिएशन प्रोवाइड कर दो, एसेट डिप्रिसिएशन ऑन एसेट, डिप्रिसिएशन ऑन एसेट या फर्नीचर कुछ भी लिखा हो 10,000, उससे क्या होगा? डिप्रिसिएशन की वजह से एसेट बढ़ती है या एसेट कम होती है? क्या होता है डिप्रिसिएशन की वजह से, एसेट बढ़ती है या कम हो जाती है? सभी को ऐसा लग रहा है कि हाँ सर बराबर, मतलब करेक्ट बोल रहा है, सही बोल रहे हैं। सही बोलूंगा ना, मैं भी उस फेज से गया हूं ना, सास भी कभी बहुत थी, वैसे टीचर भी कभी स्टूडेंट थे। बूढ़े भी कभी यंग थे क्या भी बूढ़ा ही बोलूंगा, एज हो रहा है क्या, क्या बताऊं। हम्म डेप्रिसिएशन एसेट 10,000, डेप्रिसिएशन ऑन एसेट 10,000, एसेट क्या हो जाएगी? कम होती है। एसेट क्या होती है? कम होती है, बराबर। तो मैंने क्या बोला, एसेट कम होती है, तो एसेट को याद है ना, डेबिट या क्रेडिट? एसेट को क्रेडिट, एसेट को क्या देना है? क्रेडिट। एसेट को, फर्नीचर को क्रेडिट देना है। और डेप्रिसिएशन अपने लिए एक खर्च है, एक लॉस है, क्योंकि एसेट की वैल्यू कम होना अपना फायदा नहीं है, ये एक तरह से अपना एक्सपेंस या लॉस हम कह सकते हैं। तो नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है कि खर्चा या एक्सपेंसेस आपको देना हो तो क्या देना चाहिए? डेबिट। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, डायरेक्टली एंट्री कर सकते हो। एंट्री रूल सोचने की जरूरत भी नहीं, इतना फास्ट ये हो सकता है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल
फर्नीचर परचेस किया, फर्नीचर परचेस किया, फर्नीचर बढ़ गया, कैश कम हो गई, तो जो एसेट बढ़ गई उसको डेबिट, जो एसेट कम हो गई उसको क्रेडिट, बराबर। तो एंट्री क्या आ जाएगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। आगे सैलरी पेड इन कैश, तो ऑब्वियसली सैलरी पे की कैश में, तो सैलरी एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस बढ़ता है तो डेबिट, और कैश कम हो रही ना, पे करे कम हो रहे तो कैश को क्रेडिट, तो एंट्री क्या आ जाएगी, सैलरी टू कैश अकाउंट। डन। आगे से ये दिमाग में फिट करना है, आगे से ये दिमाग में फिट करना है, ये वाला मैक्सिमम जो एंट्री चलने वाली है वो इस हिसाब से चलने वाली, इसलिए से ये दिमाग में फिट होना चाहिए। इसमें कोई डाउट है? कोई डाउट? लिखा है साथ में। बाद में गुड्स परचेस्ड ऑन क्रेडिट, गुड्स परचेस्ड ऑन क्रेडिट क्या होगा, गुड्स परचेज, जब गुड्स आते हैं, ध्यान सुनना, गुड्स परचेस्ड ऑन क्रेडिट, तो गुड्स जब भी आते हैं उस गुड्स को, जो हमने गुड्स खरीदे उसे कौन से अकाउंट में लिखा जाता है, परचेस अकाउंट। परचेस अकाउंट ये गुड्स को ही रिप्रेजेंट करता है, गुड्स का नाम बदल दिया, गुड्स रखने की बजाय परचेस रख दिया है, क्लियर। तो परचेस अकाउंट ये कौन सा अकाउंट है, इन शॉर्ट ये गुड्स अकाउंट ही है, तो ये रियल अकाउंट है, रियल गुड्स आते हैं तो परचेस अकाउंट को डेबिट देते हैं। तो आपके पास क्या हो रहा है, गुड्स बढ़ रहा है, गुड्स बढ़ रहा है, एसेट बढ़ रही है, और दूसरा क्या हो रहा है, लाइबिलिटी भी बढ़ रही है, क्योंकि आपने उधारी पे परचेस किया, लाइबिलिटी भी बढ़ रही है, इस वजह से क्या हो जाएगा, गुड्स अकाउंट, मतलब गुड्स के लिए कौन सा अकाउंट है, परचेस अकाउंट, तो परचेस अकाउंट को डेबिट देंगे, एसेट बढ़ रही है ना, परचेस अकाउंट को डेबिट देंगे। टू लाइबिलिटी भी बढ़ रही है तो लाइबिलिटी को क्रेडिट देंगे, तो उस केस में लाइबिलिटी किसके लिए बढ़ रही है, सप्लायर टू सप्लाई अकाउंट, लाइबिलिटी बढ़ती है। आपने ध्यान सुना, एक मुझे क्वेश्चन आया था, सर गुड्स और परचेस अकाउंट, मतलब गुड्स आ गए तो गुड्स अकाउंट यूज क्यों नहीं किया जाता है, परचेस अकाउंट ये वर्ड क्यों यूज किया जाता है, कोई बता सकता है? गुड्स जब आते हैं तो हम परचेस अकाउंट क्यों लिखते हैं? कोई बता क्या? देखो ये क्वेश्चन मुझे पूछा गया, मतलब बहुत से स्टूडेंट पूछते हैं, ध्यान सुनना, गुड्स रिप्रेजेंट्स डिफरेंट एक्टिविटीज, गुड्स ये बहुत सारी एक्टिविटीज से कनेक्टेड है, गुड्स ये बहुत सारी और रेगुलर एक्टिविटी चलती है उसकी, क्या होता है, परचेस होता है, सेल होता है, डोनेट, गुड्स क्या किया जाता है, ड्राइंग की जाती है, पर्सनल यूज के लिए किया जाता है, किसको डोनेट किया जा सकता है, आपके पास कोई आपका ग्रोसरी का शॉप है तो आपने एक रिलीजियस एक्टिविटी के लिए उसे डोनेट कर दिया, उसे डोनेट कर दिया, ऐसा वहां पे हो सकता है ना। तो गुड्स रिप्रेजेंट्स डिफरेंट एक्टिविटीज, उसमें क्या हो सकता है, परचेस है, सेल है। तो स्टूडेंट ये कभी नहीं पूछते कि सर गुड्स सेल हो गए तो गुड्स सेल अकाउंट में क्रेडिट क्यों होना चाहिए, ये सेल अकाउंट में क्रेडिट क्यों होना चाहिए, ऐसा क्यों नहीं कि गुड्स अकाउंट अगर बना है तो सेल भी गुड्स के क्रेडिट साइड पे दिखाना चाहिए। सेल से क्या होता है, गुड्स जाते हैं ना, सेल से क्या होता है, गुड्स जाते हैं, सेल से क्या होता है, गुड्स जाते हैं, तो गुड्स के क्रेडिट साइड पे लिखना ये ज्यादा सही रहेगा ना, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। गुड्स में डिफरेंट एक्टिविटीज है, कुछ गुड्स जो है परचेस होते हैं, सेल्स होते हैं, और ये ज्यादा क्वांटिटी में चलता है, ज्यादा बल्क क्वांटिटी में चलता है, कंटिन्यूअसली ट्रांजैक्शन होते रहते हैं, तो हमने अलग अलग एक्टिविटी के लिए अकाउंट बनाया, परचेस के लिए अलग अकाउंट, सेल के लिए अलग अकाउंट। ऐसा क्यों किया, क्योंकि जब वो सेल होता है तब उसमें कोई प्रॉफिट कंपोनेंट होता है, हमें उसका प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ता है आगे जाके, इस वजह से जो गुड्स हमने सेल किए वो सेल अकाउंट में लिखते हैं, तो ऑब्वियसली जो गुड्स हमने परचेस किए वो परचेस अकाउंट में लिखे जाएंगे। अगर आप जो गुड्स सेल करते हो तो सेल अकाउंट में लिखते हो, तो जो गुड्स आपने परचेस किए वो परचेस अकाउंट में लिखने चाहिए। मतलब गुड्स अकाउंट अगर कॉमन बनाया गया तो परचेस भी गुड्स के डेबिट साइड पे आएगा, सेल्स भी गुड्स के क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। आगे क्या समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ, परचेस भी गुड्स के डेबिट साइड पे आ जाएगा और सेल भी गुड्स के क्रेडिट साइड पे आ जाएगा, बराबर। तो आप क्या करोगे, प्रॉफिट वहीं पे कैलकुलेट कर लोगे, जैसे गुड्स अकाउंट बना, गुड्स अकाउंट,
अब आगे गुड्स अकाउंट बनाया, 10 लाख के गुड्स आ गए, बराबर 10 लाख के गुड्स आ गए, और कितने के गुड्स सेल किए, सेल, गुड्स ज्यादा है ना, गुड्स आए तो डेबिट कर दो, तो गुड्स को क्रेडिट करना चाहिए ना, जब गुड्स सेल होते हैं तब, गुड्स ज्यादा तब, तो ऐसे केस में कितना, 12 लाख में गुड्स सेल हो गए, बराबर, यहां पे 2 लाख का प्रॉफिट आ गया। तो आपका प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए कौन सा अकाउंट है, प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए पी एंड अकाउंट है। आप थोड़ी ना एक गुड्स अकाउंट बना के उसमें प्रॉफिट कैलकुलेट करोगे। तो इस केस में जो कंटिन्यूस ट्रांजैक्शन है, जो गुड्स के साथ होते हैं, परचेस होता है, सेल होता है, इनके ये अलग अलग एक्टिविटीज है और ये ज्यादा चलती है, कंटिन्यूसली चलती है। एक ही अकाउंट में ये सभी एक्टिविटीज लिखना ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। इस वजह से उन्होंने क्या किया, गुड्स रिलेटेड एक्टिविटी जो है वो परचेस, जब गुड्स आता है परचेस अलग अकाउंट में, जब गुड्स जाता है सेल्स अलग अकाउंट में लिखी जाती है। तो आप अगर जब गुड्स सेल होते हैं सेल्स अकाउंट में लिखते हो, तो जब गुड्स आते हैं तो कहां पे लिखना चाहिए, परचेस अकाउंट में लिखना चाहिए ना, क्योंकि अपने गुड्स की एक्टिविटीज को डिवाइड कर दिया दो मेजर अकाउंट में, वन इज परचेस अकाउंट, अनदर इज सेल्स अकाउंट। अगर आप सिर्फ गुड्स अकाउंट लिखते तो वहां पे गुड्स जब आते हैं तो गुड्स अकाउंट को डेबिट, और गुड्स जब जाते हैं तो गुड्स अकाउंट को क्रेडिट, मतलब परचेस डेबिट साइड पे आता, सेल्स क्रेडिट साइड पे आ जाता, क्लियर। और वहीं पे ही पूरा कंफ्यूजन हो जाता, क्योंकि इतने परचेस और सेल के ट्रांजेक्शन दिखाई देते वहां पे, ठीक है, कि आपको ये सेपरेटली पता नहीं चलता कि साल भर में हमने कितना परचेस किया है, सेपरेटली पता नहीं चलता, और साल भर में कितना गुड्स सेल किया है, कितने प्रॉफिट पे। इस वजह से दो अकाउंट को अलग अलग बनाया जाता है। डन। बाद में और क्या है, और हम कह सकते हैं बैंक लोन, बैंक लोन टेकन ऑफ रुपीज, इससे क्या हो जाएगा, कैश आ जाएगी या बैंक में पैसे आ जाएंगे। देखो आपके कैश में पैसे आ गए या बैंक में पैसे आ गए, आपके एसेट बढ़ रहे हैं ना, कैश बढ़ रही है या बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, तो ये एसेट बढ़ रही है तो उसको डेबिट देना चाहिए, कैश को डेबिट देना चाहिए। और लोन ये आपकी लाइबिलिटी है, जब आप 50,000 लोन लेते हो तो आपकी लाइबिलिटी बढ़ती है, लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्या करना चाहिए, उसको क्रेडिट करना चाहिए। तो इस वजह से कैश जो बढ़ रही है एसेट उसको डेबिट, या आपके बैंक अकाउंट में पैसे डाल दिए बैंक ने आपके लोन के, तो आपका बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, वो भी एसेट है ना, बैंक बैलेंस भी एक एसेट ही है, आपका बैंक बैलेंस है आपकी एसेट ही है। 50,000 टू बैंक लोन, टू बैंक लोन 50,000, टू बैंक लोन 50,000, तो सेल हुआ गुड्स, तो सेल्स अकाउंट, राइट, यस, हम वही तो कर रहे हैं ना, गुड्स अकाउंट को डिवाइड करें उनके मेजर एक्टिविटीज में। अगर गुड्स आते हैं हम लेते हैं तो परचेस अकाउंट में, और गुड्स जाते हैं सेल होते हैं तो सेल्स अकाउंट में, क्लियर। तो ये मेजर एक्टिविटी में डिवाइड करने का पर्पस क्या है, वहां पे आगे एक ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट है जो ये प्रॉफिट कैलकुलेट करने में मदद करता है, प्रॉफिट कैलकुलेशन में मदद करता है। कौन सा, ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट, बराबर। प्रॉफिट हमें गुड्स अकाउंट में नहीं निकालना है, गुड्स अकाउंट में डेबिट साइड पे परचेस लिखोगे, क्रेडिट साइड पे सेल लिखोगे, वहीं पे प्रॉफिट दिखने लगा। बट सिर्फ गुड्स लेना और देना इतना ही होता है क्या, गुड्स बेचने के लिए एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस होते हैं, गुड्स बनाने के लिए क्या बनता है वहां पे, हमने गुड्स ले लिया, रॉ मटेरियल ले लिया, तो उसके ऊपर वेजेस लगते हैं, उसके ऊपर फैक्ट्री सुपरवाइजर की सैलरी लगती है, बाद में इलेक्ट्रिसिटी लगती है, तो ये सभी खर्चे एडजस्ट करके फाइनल प्रॉफिट आने वाला है ट्रेडिंग अकाउंट में। तो अभी आपको गुड्स अकाउंट में परचेस सेल लिख के यहीं भी प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं करना, इस वजह से परचेस अलग सेल्स अलग, ये दोनों अलग अलग अकाउंट बनाए, इसके बैलेंस हम ट्रेडिंग अकाउंट में लेते हैं, और ट्रेडिंग अकाउंट में बाकी खर्चे भी आते हैं, वेजेस वगैरह जो हमने पे किए, उसके बाद में आपको करेक्ट प्रॉफिट पता चलता है, ठीक है, डन। तो इस तरह से आप इजीली एंट्रीज पास कर सकते हो, शॉर्टकट से, शॉर्टकट से बोल रहा हूं मैं, इजीली एंट्रीज पास कर सकते हो। आपके दिमाग में ये फिट होना चाहिए, एसेट अगर बढ़ जाए, लाइबिलिटी अगर कम हो जाए बोलो डेबिट, बोलो डेबिट, एसेट अगर कम हो जाए, लाइबिलिटीज अगर बढ़ जाए तो बोलो क्रेडिट, क्रेडिट, ये याद रहेगा। डन। अभी यहां पे याद रखना, अभी यहां पे याद रखना, हर साल जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मशीन, लास्ट ईयर में जो मशीन यूज की थी वही मशीन हम इस साल यूज करेंगे, या आपके पास गाड़ी है, लास्ट ईयर में जो गाड़ी आप यूज करते थे वही गाड़ी इस साल यूज करोगे, यस और नो। आपके पास जो गाड़ी है लास्ट ईयर में जो थी वही शायद से आपके पास होगी, वही आप यूज कर रहे होंगे, करेक्ट है। या दूसरा एग्जांपल,
दूसरा एग्जांपल, आपके पास मोबाइल फोन है, शायद से अपने बीच में चेंज किया तो अलग बात है, बट जनरली हम लेके चलते हैं, हाँ आपके पास कंप्यूटर है, लैपटॉप है, जो लास्ट ईयर में लैपटॉप अभी यूज कर रहे थे वही इस साल यूज कर रहे हो क्या? यस। आपके ऊपर मान लो आपके घर पे होम लोन है, क्या वो होम लोन लास्ट ईयर का जो बैलेंस है वही आप इस साल पे कर रहे हो? यस। तो कुछ अकाउंट्स इसमें ऐसे होते हैं जैसे रियल एंड पर्सनल, ये अकाउंट क्या हो जाते हैं, कंटिन्यू हो जाता है सालों साल। क्यों? क्योंकि उसका नेचर ही वही है ना। मैंने क्या बोला, एसेट थिंग्स व्हिच गिव्स बेनिफिट इन फ्यूचर, सालों साल वो फायदा देगी ना। तो जो बैलेंस बचा है वो अगले साल फायदा देगा, मतलब वो बैलेंस क्या किया जाता है, फॉरवर्ड किया जाता है, अगले साल फॉरवर्ड किया जाता है, अगले साल उसे कंटिन्यू किया जाता है। बट लास्ट ईयर जो मैंने सैलरी दी थी, आप सोच के बताना, लास्ट ईयर जो मैंने सैलरी दी थी, इस साल लोग उस सैलरी के लिए काम कर रहे हैं क्या? लोग जो मेरे पास काम कर रहे हैं वो उस सैलरी के लिए काम कर रहे हैं क्या? यस और नो? या उनको नई सैलरी मिलेगी, फिर से सैलरी मिलेगी, इस वजह से काम कर रहे हैं? ऑब्वियसली बात है ना कि वो तो उस वक्त खत्म हो गया, वो तो उस वक्त खत्म हो गया, उसी साल में खत्म हो गया, उसका जो उन्होंने काम किया, पैसे दी, वो खत्म हो गया। कुछ बैलेंस आगे कंटिन्यू नहीं होगा, अनलेस एडवांस में सैलरी पे की हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्रीपेड सैलरी, उसे हम एसेट बोलते हैं। और उस केस में बेसिकली ऐसा होता है प्रीपेड सैलरी केस में कि ये जो सैलरी है वो अगले साल कंटिन्यू हो जाती है। डन बाबा। तो यहां पे याद रखना, जब हम बात करते हैं रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट, उसमें से रियल अकाउंट बैलेंस किया जाता है, बैलेंस किया जाता है, पर्सनल अकाउंट में भी क्या होता है, सेम। बट नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, क्लोज होते हैं लास्ट ईयर में। लास्ट ईयर में मान के चलो हमने जो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस पे किए थे वो इस साल कंटिन्यू होने चाहिए क्या? उस ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस से इस साल कोई फायदा मिलने वाला है क्या? उस ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस से इस साल कोई फायदा मिलने वाला है क्या? बोलो, नहीं मिलने वाला। या हम जब भी, या हम जब भी वहां पे क्या हो जाएंगे, जब भी प्रॉफिट निकालते हैं, हर साल का प्रॉफिट निकालते हैं, इस साल के प्रॉफिट में लास्ट ईयर के एक्सपेंसेस आने चाहिए क्या? बोलो, इस साल के प्रॉफिट में लास्ट ईयर के एक्सपेंसेस आने चाहिए क्या? नहीं आने चाहिए। इसका मतलब क्या होता है कि अगर आपने अकाउंट क्लोज नहीं किया साल के एंड में, कोई नॉमिनल अकाउंट क्लोज नहीं किया, जैसे सैलरी है, रेंट है, वेजेस है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है, ये जो नॉमिनल अकाउंट है वो आपने क्लोज नहीं किए साल के एंड में, तो इस साल का खर्चा जो है वो अगले साल के बैलेंस में मिक्स हो जाएगा, अगले साल के बैलेंस में फॉरवर्ड हो जाएगा, और अगले साल के सैलरी अकाउंट में 2 साल की सैलरी इंक्लूड हो जाएगी, क्योंकि आपने इस साल अपने सैलरी अकाउंट क्लोज नहीं किया, इस वजह से यही बैलेंस अगले साल में फॉरवर्ड हो जाएगा। समझेगा मैं क्या बोल रहा हूं? समझेगा मैं क्या बोल रहा हूं? इस वजह से नॉमिनल अकाउंट जो होता है वो हर साल इट इज क्लोज्ड, इट इज क्लोज्ड एवरी ईयर, एंड 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 ट्रांसफर्ड टू P&L account to find out प्रॉफिट और लॉस। समझा कि ये पॉइंट समझ में आ गया कि क्यों क्लोज किए जाते हैं, क्यों क्लोज किए जाते हैं? तो साल के एंड में अगर सैलरी अकाउंट क्लोज हो रहा है, साल के एंड में अगर सैलरी अकाउंट क्लोज हुआ है, सैलरी अकाउंट
सैलरी अकाउंट, सैलरी आपने पे की टू कैश, 20,000। भाई अपनी सैलरी पे की 20,000 की कैश, अपनी सैलरी पे की। तो अगर आपने 20,000 की सैलरी पे की तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, सैलरी एक्सपेंसेस है ना, एक्सपेंसेस बढ़ते तो डेबिट देना चाहिए, तो मैंने सैलरी को डेबिट दे दिया 20,000 का। तो साल के एंड में, साल के एंड में बोल रहा हूं, साल के बीच में नहीं, साल के बीच में ये 20,000 जो है हर महीने आप अकाउंट क्लोज कर रहे हो, तो आप क्या करोगे, ये फर्स्ट मंथ का है मान लो, फर्स्ट मंथ, बराबर, तो आप क्या करोगे, अगर आप बैलेंस कर रहे हो साल के एंड में नहीं, मंथ के एंड में बोल रहा हूं मैं, जैसे कि जून में आप इसे, इसका बैलेंस निकाल रहे हो, तो उस वक्त बैलेंस आ जाएगा, बैलेंस कैरी डाउन 20,000, और ये अगले महीने के स्टार्टिंग में टू कैश, सॉरी टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 20,000। ये बैलेंस कंटिन्यू होगा तब तक जब तक साल खत्म नहीं होता है, फिर से अगले महीने में या जब सैलरी पे करे तो उसी साल में टू कैश अकाउंट 20,000। अभी मान लो आपका क्या हो गया, ईयर एंड आ गया, मान लो आपका ईयर एंड आ गया, तो ईयर एंड आ गया तो ऐसे केस में आप क्या करोगे, ये 40,000 टोटल लोगे, हायर टोटल दोनों साइड पे लिख दोगे, और जो भी बैलेंस है वो बाय पी एंड एल अकाउंट, पी एंड एल अकाउंट में भेज दोगे, क्योंकि पी एंड एल अकाउंट में अभी हम साल के एंड में क्या कैलकुलेट करते हैं, प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, तो ये 40,000 पी एंड एल अकाउंट में चला जाएगा। पी एंड एल अकाउंट 40,000 जो है वो कहां पे चला जाएगा, पी एंड एल अकाउंट में। और पी एंड एल अकाउंट में जाने का पर्पज क्या है, अगर हम ये बैलेंस या ये जो डिफरेंस है वो पी एंड एल अकाउंट में नहीं भेजेंगे तो प्रॉफिट कहां से कैलकुलेट होगा, पी एंड एल अकाउंट में अमाउंट्स कहां से आते हैं, अकाउंट से ही आते हैं ना, ये जो अकाउंट है सैलरी अकाउंट, वहां से टोटल लेते हैं हम, टोटल लेके पी एंड एल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, पी एंड एल अकाउंट में प्रॉफिट या लॉस पता चलता है। क्लियर, समझ में आ गया। तो साल के एंड में, हर साल के एंड में एक्सपेंसेस, मतलब नॉमिनल अकाउंट जो होता है, जो एक्सपेंसेस है वो इनकम है, वो क्या किए जाते हैं, क्लोज किए जाते हैं, क्लोज किए जाते हैं, ताकि हम प्रॉफिट कैलकुलेट कर सके, प्रॉफिट कैलकुलेशन पॉसिबल हो। क्या कहां पे कंफ्यूजन है हर्ष, वो बता देना, विच पॉइंट। तो ऐसा नहीं होता साल खत्म हो गया तो ये 40,000 का जो एक्सपेंसेस है, सैलरी है उस साल का, ये अगले साल में फॉरवर्ड किया गया, अगले साल 1 अप्रैल 2000 जो भी है 24-25, तो उस वक्त टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ऐसा 40,000 लिया, ये नहीं होता। किस केस में, किस केस में, नॉमिनल अकाउंट्स के केस में क्यों नहीं होता, क्योंकि अगर आपने लास्ट ईयर की सैलरी अगले साल मिक्स कर दी, अगले साल कंटिन्यू कर दी, तो अगले साल की सैलरी, अगले साल की भी 40,000 सैलरी मान लो, लास्ट ईयर की भी सैलरी 40,000, तो ऐसा दिखाई देगा अगले साल के एंड में कि हमने 80,000 की सैलरी पे की है इस साल में, और प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करते हो तब 80,000 ले लोगे, तो ये नहीं होना चाहिए। इस वजह से आपको क्या करना चाहिए, क्लोज करना चाहिए। हर साल क्या होता है, क्लोज होते हैं नॉमिनल अकाउंट्स, क्यों, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट्स बेसिकली टेम्पररी अकाउंट्स होते हैं, हर साल नए बनते हैं। हर साल नए क्यों बनते हैं, क्योंकि मुझे हर साल का प्रॉफिट अलग से कैलकुलेट करना होता है, तो हर साल का प्रॉफिट आपको कैलकुलेट करना है, तो पीएनएल अकाउंट में क्या लेना चाहिए, एक्सपेंसेस, पीएनएल अकाउंट में क्या लेना चाहिए, इनकम्स। तो पीएनएल अकाउंट में एक्सपेंसेस कौन से आते हैं, इन एक्सपेंसेस अकाउंट से, जैसे सैलरी अकाउंट जो है उसमें 20,000 अपने 6 महीने की सैलरी पे की, बाद में ये 20,000 साल एंड होने तक आप बैलेंस कर सकते हो कि बैलेंस अगले महीने में ले लिया, अगले महीने में ले लिया, बट जब साल खत्म होता है, ईयर एंड पे जो भी बैलेंस आता है, ईयर एंड पे जो भी बैलेंस आता है वो हमेशा पीएनएल अकाउंट को ट्रांसफर किया जाता है, और अगर आपने पीएनएल अकाउंट को ट्रांसफर नहीं किया तो उस अकाउंट में एक्सपेंसेस दिखेंगे कहां से, तो ये जो बैलेंस है वो पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है ताकि हम प्रॉफिट कैलकुलेट कर सके। समझे क्या नॉमिनल अकाउंट का। मतलब मशीनरी अकाउंट, अपने पास मशीन थी लास्ट ईयर, मशीनरी का साल के एंड में बैलेंस बचा है, वही मशीन आगे हम यूज करेंगे। बैंक लोन जो बैलेंस बचा है वही लोन हम अगले साल रिपे करेंगे, ठीक है। बाद में हम कह सकते हैं क्या, क्रेडिटर्स का कुछ पैसा दिया, कुछ बाकी, अगले साल वो पे कर देंगे। बट सैलरी जो है जो पे की है उसका तो फायदा ऑलरेडी मिल चुका है ना, तो वो सैलरी की वजह से फ्यूचर में कुछ मिलने वाला क्या, नहीं मिलने वाला, तो वो सैलरी अकाउंट क्लोज कर दो, उसका जो बैलेंस है वो भेज दो पीएनएल अकाउंट में। वो कहां पे भेजना है, पीएनएल अकाउंट में, और उससे आपको प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेशन में फायदा मिलेगा।
ये नीचे लेना ही नहीं है, वही मैं बोल रहा हूँ। सैलरी अकाउंट में नीचे ये लेना नहीं है, डायरेक्टली ये पीएनएल अकाउंट में चला जाएगा, बात खत्म। अगले साल का सैलरी अकाउंट नए से बनेगा, अगले साल सैलरी अकाउंट नए से बनेगा, अगले साल की सैलरी नए से लिखी जाएगी, और अगले साल फिर से ईयर एंड पे बाय पीएनएल अकाउंट लिख के पूरा जो बैलेंस, पूरा जो डिफरेंस है वो पीएनएल अकाउंट में भेज जाएगा। उसमें ऐसा नहीं कि ये लास्ट ईयर का जो सैलरी अगले साल फॉरवर्ड करे, ऐसा नहीं होता है। सिंपल बात है हर्ष, एक बात समझो। आप मान लो जॉब के लिए ज्वाइन हुए मेरे साथ, मैंने आपको बोला आपने फेब में काम किया, फेब में कुछ 1 महीना काम किया, 1 मंथ काम किया, आप मार्च में मेरे पास आ गए, तो मार्च में मैंने आपको जो भी सैलरी आपकी वो दे दी। एग्जांपल लेके चलते, सैलरी जो है मैंने कितनी दी, 25,000 आपको सैलरी दी मान के चलते। क्या बात है सर, अभी आ जाता हूं मैं, सैलरी मिल रही इतनी तो। अरे आपको ये नहीं पता कि गुड्स अगर उधारी पे परचेस किए जाते हैं तो कौन देता है हमें उधारी पे? सप्लायर से देंगे ना। तो गुड्स आ गए, एसेट बढ़ रही है, तो हमने डेबिट दे दिया परचेस अकाउंट को। गुड्स को कौन रिप्रेजेंट करता है? परचेस अकाउंट, डेबिट कर दिया। एंड हु इज गिवर? लाइबिलिटी बढ़ रही है, मुझे किसी को पैसे देने हैं, किसको पैसे देने हैं? क्रेडिट पे परचेस किए, उधारी पे परचेस किए, क्रेडिट पे परचेस किए, उधारी पे परचेस किए, तो ये लाइबिलिटी बढ़ रही है। लाइबिलिटी बढ़ रही है तो उस केस में क्या है, क्या हो जाएगा? लाइबिलिटी बढ़ रही है तो उस केस में वहां पे क्या है कि वो पर्सन गिवर है, या मेरी लाइबिलिटी बढ़ती है तो उस केस में मैं क्रेडिट देता हूं। क्रेडिट द गिवर पर्सनल अकाउंट में कहता है, इस वजह से मैं सप्लाई को क्रेडिट दूंगा ना। किसको क्रेडिट दूंगा मैं फिर? इस बार बेसिक में बहुत गड़बड़ है, शायद से 11-12 में बिल्कुल पढ़ाई नहीं की, ऐसा समझ में आ रहा है। क्योंकि एंट्रीज में भी कंफ्यूजन है, नहीं पढ़े पहले, मतलब 11-12 में आपने नहीं पढ़, मतलब 11-12 साइंस बैकग्राउंड से है, तो उस केस में अगर आपको ये डाउट आता है, मतलब ये ऑब्वियसली वैलिड डाउट्स है मैं कह सकता हूं, बट 11-12 अगर कॉमर्स से है फिर भी आपके ये डाउट्स है, इससे क्या पता चलता है? 11-12 में मजे किया, बहुत मजे किए हैं, पढ़ाई छोड़ के सब किया है। इस वजह से कल भी मैंने एक स्टूडेंट को पूछा, आप कॉमर्स साइड से हो या साइंस साइड से हो? लेकिन यहाँ पे मुझे मैक्सिमम स्टूडेंट जो है वो कॉमर्स, मैक्सिमम क्या सभी दिख रहा है, साइंस से तो एक भी नहीं दिखा। बट बहुत सारी बेसिक चीजें, ये छोटी छोटी चीजें वहां पे पता नहीं है, तो ये चीजों को सीरियसली ले लो, क्योंकि ये चीजें अगर आपको नहीं आती है, मतलब ये जो मैंने बताया आपके दिमाग में फिट नहीं बैठा, इसे आपने रिवाइज नहीं किया, तो आगे तो बहुत लगने वाली है। ठीक है, मतलब आपको डेली ऐसे, मतलब क्या है कि ऐसा लगेगा कि मलिंगा आ गया, मलिंगा ने बाउंसर फेंक दिया, ऐसे ऊपर से चला गया। ठीक है, क्योंकि बेसिक जो है वही गड़बड़ है ना, बेसिक में कुछ है ही नहीं। बराबर ना? आपको अगर डेबिट क्रेडिट अगर कंफ्यूजन होता है तो आगे का क्या समझ में आ जाएगा? ये सही बात है ना, मतलब मैं जो बोल रहा हूँ ये इस वजह से बोल रहा हूँ क्योंकि 11-12 ऐसा हो गया कि वो मिसिंग संडे करके एक मूवी था, आपको याद होगा मिसिंग संडे। आपको पता है कि नहीं, मुझे अच्छा लगता है वो मूवी, मतलब कॉमेडी मूवी मिसिंग संडे, आपने देखा होगा तो पता नहीं। ठीक है, कि उस में जो एक्ट्रेस है उसको संडे आके गया वही पता नहीं चलता, वो किस वजह से वो आगे दिखाया। ठीक है, उस मूवी में दिखाया मिसिंग संडे। वैसे आपका हो गया मिसिंग 11-12 ऐसा हो गया वो। मलिंगा भी बाउंसर डाल सकता है, ऐसा कुछ नहीं कि वो डाल नहीं सकता। या गुगली आ गई, क्या क्या बोलते हैं, यॉर्कर आ गया और विकेट उड़ गई, ऐसा हो सकता है, कुछ पता ही नहीं चला कैसे, कहां से आ गया, कहां से घुस गया, यहां से वहां से कहां से किधर घुस गया, वो पता ही नहीं चलेगा। बराबर ना? फिर भी मेरी एक अच्छी बात है कि जब भी मैं कोई, अभी तो बेसिक पढ़ा रहा हूँ, लेकिन जब भी मैं चैप्टर स्टार्ट करता हूँ तो चैप्टर स्टार्ट करते वक्त भी उस चैप्टर से रिलेटेड जितना बेसिक है वो मैं पढ़ा देता हूँ। तो कंपैरिजन में वो आपको ठीक लगेगा कि नहीं, ठीक है हमें बेसिक पता नहीं तो सर एटलीस्ट वो चैप्टर स्टार्ट करते हो बेसिक तो पढ़ा देते हैं उससे रिलेटेड।
ये मतलब आदत पड़ चुकी है। मतलब अगर किसी ने बोला कि नहीं साहब डायरेक्टली वहां पे क्वेश्चन स्टार्ट कर दो या डायरेक्टली मेन पॉइंट पे आ जाओ, तो भी नहीं होता। मैं हमेशा उससे जुड़ा जो बेसिक है वहां से एक्सप्लेन करते हुए उस मेन पॉइंट पे आता हूं, ताकि आपको लिंक लगे कि किस तरह से कंसेप्ट चलता है या कंसेप्ट के पीछे रीजन क्या है। बराबर ना? आपसे पूछा गया 11वीं 12वीं में क्या क्या पता नहीं, क्या उसमें 11 12 में किया क्या है वो पता नहीं बिल्कुल भी। डन। तो मैंने आपको क्या बताया, सैलरीज अकाउंट क्या किए जाते हैं, क्लोज किए जाते हैं। अभी जितने अकाउंट्स है उन सभी के लिए क्या होगा, जितने अकाउंट्स है उन सभी के लिए क्या होगा, जितने अकाउंट्स है उन सभी के लिए क्या होगा, जैसे कि आपने जो अकाउंट्स बनाए थे, अकाउंट क्लोज या बैलेंस होने के बाद में, अकाउंट क्लोज या बैलेंस होने के बाद में उसका एक शीट बनाया जाता है, स्टेटमेंट बनाया जाता है, उसका एक शीट बनाया जाता है, ये स्टेटमेंट बनाया जाता है। तो वो शीट जब बनता है तो ध्यान सुनना, जैसे कि यहां पे देखो, आपका कल हमने जो एक प्रॉब्लम बनाया था, कैश अकाउंट उसको बैलेंस था 40,000 का डेबिट बैलेंस था, कैपिटल अकाउंट उसको 1 लाख का क्रेडिट बैलेंस था, बाद में मशीनरी को 50,000 का डेबिट बैलेंस था, रेंट को 5,000 का डेबिट बैलेंस था, और सैलरी को 5,000 का डेबिट बैलेंस था। करेक्ट है? तो इसका इन बैलेंसेस का एक मैं स्टेटमेंट बनाता हूं अगर, तो उसे बोला जाता है ट्रायल बैलेंस। ये कोई अकाउंट नहीं है, याद रखना, ये कोई अकाउंट नहीं है, ये सिर्फ बैलेंसेस है। ये क्या है? सिर्फ बैलेंसेस है, ये सिर्फ बैलेंसेस है, ये अकाउंट नहीं है। सिर्फ हम बैलेंसेस एक स्टेटमेंट पे, एक शीट पे लिख के देखते हैं कि जो हमने अभी तक अकाउंटिंग की है उससे रिजल्ट क्या आ रहा है। तो हमें दो बैलेंसेस मिल गए, ध्यान सुनना। ट्रायल ले, ट्रायल ट्रायल बॉल पता है ना? ट्रायल बॉल क्या होता है? पहला बॉल मतलब वो डाल के देखा, आउट हो गए तो आउट नहीं, ट्रायल बॉल था, और 6 गया तो फिर बॉल था, वो जो चलता है ना। उस तरह से यहां पे हम बैलेंसेस का ट्रायल लेंगे, ये चेक करेंगे कि अभी तक हमने जो अकाउंटिंग की है वो सही है या नहीं है। तो फॉर्मेट क्या होता है? पर्टिकुलर डेबिट क्रेडिट। ये कोई अकाउंट नहीं, वंस अगेन आई एम रिपीटिंग। जो बैलेंसेस है वो एक शीट के ऊपर, एक स्टेटमेंट के ऊपर लिख रहे हैं, वो एक शीट के ऊपर, एक स्टेटमेंट के ऊपर लिख रहे हैं। तो उसमें हम क्या लिखेंगे? देखो देखो कौन कौन से अकाउंट बनाए थे। कैश अकाउंट, कैश अकाउंट उसको कौन सा बैलेंस था? डेबिट बैलेंस था ना, 40,000। टोटल के नीचे कहां पे आया था? डेबिट साइड पे ना। तो मैं यहां पे लिख देता हूं कैश अकाउंट, कैश अकाउंट कौन सा? कैश अकाउंट 40,000, कैश अकाउंट 40,000। ठीक है, आगे बाद में कौन सा है? कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट को कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस है, क्योंकि उसकी क्रेडिट साइड ज्यादा थी 1 लाख। तो यहां पे क्या आ जाएगा? कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड, तो कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट 1 लाख। आगे और क्या है? कैपिटल अकाउंट क्या? 1 लाख। नेक्स्ट कैपिटल अकाउंट 1 लाख। बाद में मशीनरी अकाउंट, मशीनरी अकाउंट को कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस है 50,000। सिर्फ हम क्या करें, जो बैलेंस आए थे उसका एक शीट बना दें क्रॉस चेक करने के लिए। मशीनरी अकाउंट 50,000। और क्या है? और क्या है? रेंट, सैलरी डेबिट है 5,000 और रेंट डेबिट है 5,000। रेंट डेबिट बैलेंस है 5,000। तो सैलरी, सैलरी का 5,000 डेबिट बैलेंस और रेंट का 5,000 डेबिट बैलेंस। तो अगर आप बैलेंसेस लिखते हो, जो अभी तक आपने एंट्रीज की थी, डबल एंट्री सिस्टम फॉलो किया ना आपने, दो इफेक्ट दे दिए, तो दो अकाउंट को जो जो इफेक्ट गए उसका बैलेंस निकाल के हमने लिख दिया। दो अकाउंट के जो जो इफेक्ट्स है उसका बैलेंस निकाल के हमने लिख दिया। और इस तरह से, इस तरह से क्या हो जाएगा? इस तरह से अगर आप टोटल लेते हो तो देखो यहाँ पे डेबिट साइड की टोटल कितनी है? 40, 50, 5, 5, तो कितना आ जाएगा? 1 लाख। कितना आ जाएगा? 1 लाख। और क्रेडिट की भी टोटल आकी तो कितना आ जाएगा? 1 लाख। आपका ट्रायल बैलेंस टैली तब होता है जब आपने जो एंट्रीज है उसमें डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट सेम लिखा हो। जैसे कि मैंने अगर कैपिटल इंट्रोड्यूस किया तो डेबिट साइड पे भी कैश 1 लाख लिखा हो, क्रेडिट साइड पे भी कैश कितना लिखा? 1 लाख लिख दिया। तो अगर दोनों साइड के अमाउंट सेम है तो अल्टीमेटली जब मैं डेबिट बैलेंसेस और क्रेडिट बैलेंसेस निकालता हूं और वो बैलेंस ट्रायल बैलेंस में लिखता हूं, ट्रायल बैलेंस में लिखता हूं, तो मुझे डेबिट साइड की टोटल और क्रेडिट साइड की टोटल क्या दिखाई देती है? सेम दिखाई देती है। कल जो क्वेश्चन हमने छोटा लिया था उसमें हमने अगर बैलेंसेस जो निकाले वो एक शीट पे लिख दिए, डेबिट बैलेंस कितने कौन से है, क्रेडिट बैलेंस कौन सा है, और उनकी टोटल ले ली, तो आपका डेबिट और क्रेडिट क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आज तक आपने जो जो एंट्रीज की है
उन सभी एंट्रीज में डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट हमने क्या रखा है, सेम रखा है। ऑब्वियसली ना, मैंने अगर मशीन परचेज की, मशीन 50,000 की, उसके बदले में 50,000 जा है, तो मशीन को 50,000 का डेबिट दे दिया और कैश को 50,000 का क्रेडिट दे दिया। समझा मैं क्या बोल रहा हूं? समझ में आ रहा है? क्लियर? कल हम इसके ऊपर और बात करेंगे, अभी के लिए इतना मैंने सिर्फ ट्रायल बैलेंस बना के दिखा दिया, कल हम इसके ऊपर और बात करने वाले हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल मिलता है। ये लिखा, ये लिख लेना ट्रायल बैलेंस, इसके ऊपर एक्सप्लेनेशन आगे चलेगा। चलो बाय बाय।